कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम आ रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी आपके लिए, जिसमें हमने फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा था। और आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम फिफ्थ से आगे के चैप्टर्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। सो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा है जो कि बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक को फिल करने वाला। क्लियर हुआ। अब देखो, सबसे पहले बात, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं होता, ना ही ए पता होता, ना ही कॉमन डिफरेंस पता होता। और हमें एक एपी फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ए का फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का पता होना हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ। हमें यहाँ पर दोनों चीजें ही नहीं पता है, तो सिंपली आपको मैं बताने वाला हूं बहुत इजी से ट्रिक, जैसे आपको एक ही बार में समझ आ जाना है। देखो, सिंपली सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि यार जो हमें यहाँ पर कॉमन दे रखा है ना, यानी कि जो गिवन दे रखा है, सबसे पहला काम आप उसे नोटिस करिए। यानी कि हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें एक दूसरी टर्म पता है और छठी टर्म पता है। छठी मतलब लास्ट टर्म मत कहना इसे, हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि हमें यहाँ पर सेकंड और सिक्स्थ टर्म पता है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को हमें नॉर्मली क्या करना होता है, जो हमें गिवन दिया हुआ है ना, उसी का फायदा उठाते हुए हमें बीच के जो ब्लैंक है वो भी हमें फाइंड करने होते हैं। तो देखो सिंपल यार, क्या करो आप, यहाँ पर आपको क्या पता है? सेकंड टर्म पता है जो भी कितनी है? 38 है। और आपको सिक्स्थ टर्म पता है, यानी कि A6 पता है, जो भी कितनी है? 22 है। समझ आया? अच्छा देखो, अब क्या करेंगे आगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह A2 है ना, तो A2 का मतलब A2 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये आप अगर आपको पता हो तो आप इजीली लिख सकते हो। तो A2 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस डी इक्वल टू 38। समझ आया ना। अगर देखो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं अच्छे से कि A2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। और एन, एन ने किसकी जगह घेरी? यहाँ पर किसकी जगह कवर करी? यहां ने 2 ने एन की जगह कवर करी, यानी कि एन की वैल्यू 2 मानना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। ए प्लस एन, एन की वैल्यू 2 माइनस 1 और डी। ए प्लस, इसमें से 1 को माइनस करेंगे 1 और डी बन जा डी हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया आपका? ए प्लस 1 डी आ गया। ऐसे ही कोई भी डिजिट होगी, अगर ए प्लस 100 लिखा हुआ है तो आप ए प्लस 99 डी उसे लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ नॉर्मली हम किस तरीके से लिखेंगे इसे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखो, हमें ये जो टर्म दी हुई है इसे किस तरीके से लिखना है? A2 को और एस को, ठीक है। देखो A2 है ना, तो आप A2 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर A प्लस डी इक्वल टू 38। समझ आया? क्योंकि एक कम करके, और ये A6 है, क्या बताया मैंने? एक कम डिजिट कर दो, तो A प्लस 6 से कम करेंगे एक, तो कितना बचेगा हमारा? 5। तो A प्लस 5D, तो सिंपल इसी के लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। बस इतना काम करना है। समझ आया होगा? अब देखो, जो ये हमारे बन गए एक इक्वेशन तरीके से, जैसे थर्ड चैप्टर में हमने करा था, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, और दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से क्या कर दो? डिवाइड कर दो सिंपली। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। सबसे पहले डिवाइड करने के लिए साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये फर्स्ट एंड लास्ट को देखते हैं। ये प्लस, ये माइनस कट गया, ये क्या है? प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लगता है? बड़े का। तो 5D में से 1D माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 4D। साइन किसका लगेगा? बड़े का। बड़े के आगे कौन सा साइन? माइनस का। ध्यान रखना, गलती से इसे मत ले लेना, इस वाले को लेंगे, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस का 4D इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका? ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसे ध्यान नहीं देंगे आप, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये क्या है हमारा? माइनस में -4 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में। d इक्वल टू 60 डिवाइड बाय -4, डिवाइड कर दो, 4 1 4, 2 कैरी, 4 5 20, यानी कि d की वैल्यू पता चल गई माइनस का 15। गलती से माइनस नहीं लगा है ना भाई, क्वेश्चन ही गलत हो जाना है आपका पूरा, ठीक है। तो सिंपल, d की वैल्यू कितनी आ गई? -15 आ गई। अब जब d की वैल्यू पता चल गई, और एक AP को बताने के लिए मैंने आपको बताया, एक AP को बनाने के लिए A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हमें कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन अब यहां पर क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है, A निकालना है। कैसे निकालेंगे? D निकल गया कि सीधी इक्वेशन में पुट कर दो। अब तो आपका A निकलना है सिंपली। देखो, तो यहां पर क्या करेंगे? हमारी एक इक्वेशन थी A प्लस डी, A प्लस डी इक्वल टू 38, जिसमें D की वैल्यू कितनी पता चली? -15। तो A प्लस -15 इक्वल टू 38। ये प्लस माइनस माइनस होगा, A -15 इक्वल टू 38, और ये -15 इधर जाके हो गया प्लस। तो A की इक्वल टू 38 प्लस में 15। क्लियर हो गया? अब इसे प्लस कर दो, 8 5 13, 13 का हमारे हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कैरी 1 4 और एक 5, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई? 53। देखो हो गया, जा तो भाई, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, मिल गया। ये वाला डब्बा कितना आ गया हमारा?
53 आ गया, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गई। अब क्या है, सिंपल जो बचे हुए डिब्बे उन्हें इजीली फाइंड कर सकते हो, बट बचे हुए जो ब्लैंक है उन्हें इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे फाइंड? अच्छा देखो सिंपली, अब ये कौन से टर्म पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्या लिख सकते हैं, A3, और A3 को कैसे लिखोगे आप लोग, A+2D, कैसे लिखेंगे, A+2D। सिंपल। देखो यार, अब आपको A भी पता और D भी पता है, तो लिख दो A की वैल्यू कितनी पता है, 53 प्लस 2 D की वैल्यू -15। क्लियर हो रहा है? अच्छा देखो -53 और ये प्लस माइनस सॉरी प्लस का 53, 15 टू 30, इसमें से माइनस करेंगे 3 में से 0 3, और ये आ गया 23, यानी कि कितना आ गया, 23। A4 फाइंड करना है, A4 इक्वल टू A+3D। ठीक है। अच्छा A की वैल्यू कितनी, 53 प्लस 3, और D कितना है, माइनस का 50। ठीक है, 53 15 3 45। समझ आ रहा है ना भाई? माइनस करो इसमें से 13 में से, यहाँ पर इसमें 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 13 कैरी 1 दे दिया, और 13 में से 5 गए, कितना बचेगा हमारा, 8। 4 में से 4 0, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी 8। तीसरा आपके लिए होमवर्क है ना, A5 आपको फाइंड करना, जल्दी से करके देखना, कॉपी पेन जरूर उठा लिया करो यार, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। और आपको पढ़ने से, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने का, रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमने लिया है यहां पर कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जो अपने पास कितने 50 टर्म रखती है, यानी कि उसकी सीरीज के अंदर जो नंबर लिखे होंगे उसमें 50 नंबर है, और जिसकी 11th टर्म यानी कि जो 11वें नंबर पर जो टर्म आ रही होगी, जो कितनी दी हुई है हमें, 12 दी हुई है, और जिसकी लास्ट टर्म जो होगी ना, यानी कि बिल्कुल आखिरी वाली 50वें नंबर वाली जो होगी वो 106 दी हुई है। अब पूछ रहा है कि ये बताओ बीच में से 29 टर्म कितनी होगी। तो सिंपली भाई मैंने आपको बताया कि इजीली आपको पहले क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि 29वीं टर्म बताओ। अगर 11वीं टर्म बता दी आपको, और कौन सी बता दी, लास्ट टर्म बता दी, और बता दिया क्या कि इसके अंदर टोटल 50 टर्म है। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि यार ये एन क्या होता है और ये एन क्या होता है। तो सिंपल देखो भाई, जो एन होता है उसका मतलब होता है कि एक एपी का मतलब एक सीरीज लिखी हुई है, उसके अंदर टोटल कितने नंबर लिखे हुए होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, एन कहलाता है, यानी कि टर्म्स कहलाती है वो। और जो उसकी बिल्कुल लास्ट वाला टर्म नंबर लिखा होता है, जैसे हम लास्ट एन भी बोलते हैं और ए एन भी बोल देते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो भाई एन और ए एन में डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। अब आपको यहां फाइंड करने के लिए बोल रहा है 29th टर्म फाइंड करके दिखाओ कि कितनी होगी इसकी। तो इजी, मैंने आपको जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहला काम यार क्या करना है कि जो चीज दी हुई है ना उसे ध्यान दो, जो नहीं दिया हुआ तो उसे तो निकालना ही है, छोड़ो उसे, जो दिया है उस पर ध्यान दो। और क्या दिया है कि एक एपी की 11वीं टर्म आपको 12 दे रखी है, यानी कि 11th टर्म इज 12, यानी कि A11 इक्वल टू कितना है, 12 दिया हुआ है। और इसकी लास्ट टर्म को क्या कहते हो आप लोग, ए एन कह दो या फिर एल कह दो। तो सिंपली ए एन कितना दिया हुआ है यहां पर, 106 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है यहां पर, फाइंड करना है A29 फाइंड करना है, और एन कितना दे रखा है आपको, 50 टर्म टोटल दी हुई है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन, यहां पर A29 फाइंड करना है। ठीक है भाई, यहां पर A11 नहीं होगा, ये A3 होगा। ठीक है, यहां पर ये 11th टर्म नहीं है, इसकी 3rd टर्म है। यहां पर ये क्या होगा, हमारी 3rd टर्म जो है इसकी 12 दे रखी है, और लास्ट टर्म इसकी 106 दी हुई है। क्लियर हुआ? अब देखो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इजीली आपको, मैंने आपको कहा जो चीज दी है हमने लिख ली। अब सिंपल देखो, दो चीज आपको ऐसी मिल गई जो आप इजी बहुत आराम से, यार A3 है ना, A3 को क्या लिख सकते हो, मैंने अभी बताया 3 है तो कम कर दो 2 हो जाएगा, यानी कि A प्लस, इसे A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A3 इक्वल टू A+2D लिख सकते हो। ठीक है ना? अब एक चीज देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे कि AN की वैल्यू तो आपको पता है ना यहाँ पर, है ना? तो देखो एक तो इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये मान लो। ठीक है, अच्छा AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, AN इक्वल टू A+n-1 और D। ठीक है, अच्छा देखो जिसमें n की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, एक इक्वेशन तो पक्का बनेगी। an की वैल्यू कितनी, 106, ये तो हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी, 50 -1, और कितना हो गया, d हो गया। 106 इक्वल टू A+49D, यानी कि हमें यहां पर एक और पता चल गई कि 106 बराबर में A+49D है। और यहां पर क्या पता चल गया कि A3 कितना है हमारा, A3 दिया कितना है, 12 है ना, तो 12 एक टर्म ये पता चल गई। अब क्या है आपको, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, दो इक्वेशन बन गई ना भाई। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो सिंपली। तो देखो भाई, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी कि भाई a प्लस 2d इक्वल टू 12, वो क्या है हमारी a प्लस 49d इक्वल टू 106। साइन चेंज करो, साइन चेंज हो गए, ठीक है भाई। ये मान लिया हमने माइनस। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन बढ़ेगा 49 में से 49 में से 2 माइनस करोगे 47 बचेगा, यानी कि साइन बढ़ेगा 47d इक्वल टू प्लस माइनस कितना होता है यहाँ पर माइनस होता है, साइन किसका लगता है बढ़ेगा यानी कि माइनस का, और 6 में से 2 गए कितने बचेंगे आपके, यहाँ बचेंगे 4 और 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब देखो 47 को ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा आपका, तो सिंपली माइनस 47d इक्वल टू 94, ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो d इक्वल टू माइनस का 94 डिवाइड बाय माइनस का 47, माइनस से माइनस कटा, देखो 47 बनता 47, 47 टू 94 है ना, 47 दूनी 94 होता है, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। मैंने आपके क्या कहा इससे पहले क्वेश्चन में कि भाई एक एपी फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब क्या चाहिए आपको मेन ए और चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होता है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप सिंपली, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, लिखने का तरीका अब इक्वेशन थर्ड को पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 12, ए आपको निकालना है 2, d कितना है आपका 2 है इक्वल टू 12, a प्लस 2 टू 4 इक्वल टू 12, ये प्लस से माइनस में जाएगा, a इक्वल टू 12 माइनस 4 a इक्वल टू 8, भाई आ गया ना, a की वैल्यू कितनी 8 और d की वैल्यू कितनी 2, इजी क्वेश्चन था। अब क्या आपको यहीं तक रुकना है, नहीं, क्या फाइंड करना है a प्लस 29d यानी कि सॉरी a प्लस 29 यानी कि जो 29वें नंबर पर जो टर्म आ रही है ना उसे फाइंड करके दिखाओ तब मानेंगे। तो सिंपली भाई देखो फाइंड करने के लिए आपको क्या कर देना, मैं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। देखो सिंपली क्या करना है आपको, यहां पर आपको फाइंड करना है A29। अब A29 को लिख कैसे सकते हो, आपको सबसे नहीं यार यही पता होना चाहिए, मैं आपको यही बता रहा हूं ना, A29 है तो A29 को A प्लस 28d लिख सकते हैं इक्वल टू A प्लस 28d लिख सकते हैं, समझ आया। अच्छा देखो सिंपली A की वैल्यू भी पता, D की वैल्यू भी पता, सिंपल यार आप कर सकते हो। A कितना है आपका A 8 है प्लस 28 और D कितना है आपका 2 है, कर दीजिए है ना, 8 प्लस 28 दूनी 56 है ना 56। तो भाई देखो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखने में ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, लेकिन बच्चे इसमें जो मोस्टली गलती करने वाले ना, तो देखो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन में आप लास्ट टर्म से यानी कि पीछे की तरफ से क्या फाइंड करो, इसकी 20th टर्म फाइंड करके दिखाओ। तो सिंपली यार आपने क्या करना है कि यह क्वेश्चन क्या कहा, लास्ट टर्म से फाइंड करना है, लास्ट टर्म यानी कि पीछे से फाइंड करना है। तो सिंपल हम देखो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 20th टर्म फाइंड करनी है, तो 20th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A20, और मैंने आपको बताया कि अगर ये A20 है तो हम इसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, A प्लस 19d लिख सकते हैं, क्लियर हुआ इतना। अब देखो यहां पर अगर हम पीछे से निकालेंगे तो पीछे से निकालेंगे तो ए हमारा फर्स्ट टर्म ये मानी जाएगी, सिंपली सोचो पीछे की तरफ से फर्स्ट टर्म ये हो गई, और कॉमन डिफरेंस सबके बीच का कितना था, इधर से 5 था, तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा ए कितना पता चल गया हमें 253, और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया आपका माइनस का 5, सिंपली इसके अंदर पुट कर देंगे तो ए कितना है हमारा 253 प्लस 19, और यहां क्या आ गया हमारा 5 आ गया माइनस का, क्लियर। अब यहां पर देखो 253 और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 95 जा 95, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा आंसर 158 आंसर बचेगा, और यही हमारा आंसर बचेगा। मानते हैं क्वेश्चन इजी था, बट आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट टर्म से फाइंड करना है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा 5 नंबर का या 4 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, अगर किसी भी में एक एपी की सम दे रखा है हमें क्या 4n माइनस एन स्क्वायर, और पूछ रहा है कि इसका व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स की पहली 2 टर्म जो होंगी उनका सम क्या होगा, और व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इसकी सेकेंड टर्म्स क्या होगी, और फाइंड द थर्ड 10th टर्म और nth टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि हमें क्वेश्चन इजीली आराम से पढ़ना है। सबसे पहले तो सिंपली देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसकी nth टर्म क्या है 4n
माइनस एन स्क्वायर है। हमें इसकी हेल्प से 4n माइनस एन स्क्वायर की हेल्प से, इजी है, आपको पेपर में सिंपल क्या करना है कि हमें ये दिया हुआ होगा, ठीक है, क्या 4n माइनस एन स्क्वायर दिया होगा, इसकी हेल्प से आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब a1 फाइंड करने के लिए बोला है इन्होंने, ठीक है, s1 फाइंड करने के लिए। तो भाई देखो क्या होता है 4n माइनस एन स्क्वायर, क्लियर हुआ ना इतना। अब देखो अगर 1 फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है तो 1 पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी s1 जो होगी वो कितनी आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। भले वो फर्स्ट टर्म s1 की हो, सम हो या फिर फर्स्ट टर्म हो, तो a भी हमारे यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या हुआ, जो s1 है वो एक तरीके से हमारी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। सेकंड आगे का कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम क्या होने वाला है, तो वो नंबर बताना है हमें। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि s2 फाइंड करना है, सिंपली इस बार इन्होंने क्या बोला, s2 फाइंड करना है। तो सिंपल 4n माइनस एन स्क्वायर के अंदर अभी हमने इससे पहले क्या किया था, 1 पुट करा था, इस बार आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो सिंपली देखो 4 और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो इक्वल टू हमारा यहाँ पर s2 कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया, क्लियर हुआ। यानी कि हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता चल गई और फर्स्ट टू टर्म्स का सम पता चल गया, क्लियर हुआ। अगर हमें यहाँ पर अब क्या आगे निकालना है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब क्या आगे निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, यानी कि हमें a2 निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप। देखो बेसिकली मैं यहाँ पर कर रहा हूं आगे इसे, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, जो सेकंड टर्म निकालेंगे, सॉरी। और सेकंड टर्म हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, सेकंड टर्म कैसे निकाली जाती है हमारी, भाई यहाँ पर हम करेंगे s2 माइनस s1, यानी कि हमारी सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3, यानी कि हमारी सेकंड टर्म कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। खुद सोचो, आपको सेकंड टर्म निकालनी थी, दूसरी टर्म निकालनी थी, क्या होगी। तो इसका जो हमारा तरीका होगा वो क्या होने वाला होगा कि आपको दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देना, यानी कि 4 माइनस 3 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, a2 निकल करके। यानी कि इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहां पर हमें सेकंड टर्म भी पता चल गई है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमारी क्या है, 1 है, क्लियर हुआ। अब आगे इंपॉर्टेंट है कि भाई थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड करके दिखाओ। और आपको पता है कि किसी भी एक एपी को बनाने के लिए आपको दो चीजें होना दो चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज ए का पता होना, फर्स्ट टर्म का पता होना जरूरी है, और सेकंड इज कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। यानी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम किसी भी एपी को इजीली बना सकते हैं, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहां पर पता है सबको कितनी है, 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें, कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, देखो याद करो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता था कि भाई a2 माइनस a1 करके निकाला जाता था। यानी कि इस बार हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से 1 में से माइनस कर देंगे 3 को, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगता है, क्लियर हुआ। तो a और d दोनों के दोनों पता चल गए यहाँ पर। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, जो जो हमें फाइंड करना होगा उसको फाइंड कर लेंगे इजीली। तो सिंपली देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, यानी कि हमें a3 फाइंड करना है। और a3 फाइंड करना है तो इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, a प्लस 2d, क्लियर हो गया। और a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए, प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 है, क्लियर हो गया। तो आगे सॉल्व करो, 3 माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि हमारी थर्ड टर्म कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। और क्या पूछा इन्होंने, टेंथ टर्म, तो a10 निकालनी है। टेंथ टर्म का मतलब क्या होता है यार, कि जो एक सीरीज लिखी होगी और उसमें जो 10वें नंबर पर आ रहा होगा वो आपको बताना है, यानी कि a10, तो a10 को आप लिख सकते हैं a प्लस 9d, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 9, और d कितना है, माइनस का 2, ठीक है। तो करो सॉल्व, माइनस प्लस माइनस 9 टू 18, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। यानी कि ये हुआ कि हमारी जो एक एपी है उसकी जो 10th टर्म होने वाली है, 10वीं टर्म होने वाली है, वो हमारी क्या होगी आपकी, माइनस का 15 होगी, क्लियर हुआ। और क्या पूछा इन्होंने, nth टर्म निकाली है। nth टर्म निकालने के लिए हम अपना कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, भाई देखो हम यहां पर लगा देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। nth टर्म निकालनी है इस बार, यानी कि an नहीं पता, तो सिंपली देखो an बराबर में a कितना है, 3 प्लस
n-1 और d कितना है -2 है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा -2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3, और ये देखो ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखते हैं, और 2 वन जा 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2n हो जाएगा माइनस का 2n, और 2 वन जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्लस को माइनस के साथ कंपेयर कर देंगे, यानी कि ये हुआ 3 माइनस प्लस माइनस का 2n और प्लस 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 का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अचर है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि an इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 और माइनस का 2n, यानी कि ये हुआ कि जो इसकी nth टर्म होने वाली है, nth टर्म होने वाली है, वो हमारी क्या होने वाली है, 5 माइनस 2n होने वाली है। थर्ड टर्म इसकी -1 और 10th टर्म इसकी -15 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली हमारे 5 मार्क्स में आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए 100% मिलते हैं। सो क्वेश्चन को अच्छे से करना, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि इसका एग्जाम भी हमारा जल्दी से आने वाला है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी होने वाली है थ्योरम 6.1। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी थ्योरम हमारी काफी बार हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुकी है, और मैं आपको समझाने वाला हूं इसे बहुत ज्यादा इजी ट्रिक के साथ में। सो देखो करना क्या है आपको कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सिंपली ये कहा कि एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है एबीसी, और उसमें एक बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जो कि हमारी लाइन बीसी के क्या होती है, सेम पैरेलल होती है। और जब इस लाइन को बीच वाली को ड्रॉ किया जाता है डीई को, तो ये जो डीई लाइन है ना, ये क्या करती है, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को, इस लाइन को और इस लाइन को सेम 2 बराबर भागों में काट देती है, 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। तो आपको सिंपल ये बताना है कि ये जो 2 अलग अलग बराबर भाग होंगे, ये क्या होते हैं, इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो आपको सिंपली ये बताना है, याद रखना है, ये हमारा चैप्टर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2 लाइंस पैरेलल दे रखी है, थ्योरम 6.1 क्या कहती है, 2 लाइन अगर पैरेलल दे रखी है तो साइड वाले रेशो हमेशा क्या रहते हैं, साइड वालों का रेशो सेम रहता है, या फिर साइड वाले अगर रेशो सेम दे रखे हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आप इसकी एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं इसे बहुत इजी मेथड के साथ। सिंपली देखो यार क्या करना है आपको, आपका मकसद क्या है कि इसको इसके बराबर रेशो में करके दिखाना है, इक्वल रेशो में करना है। तो सिंपली देखो कि इस वाली लाइन को एडी को और डीबी को प्रूफ करके दिखाना है। तो ये देखो क्या एडी और डीबी से कोई एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली बन रहा है। आप देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखोगे आप तो बन रहा है ना, बिल्कुल, यानी कि ए बी से एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके, जिसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर हो गया, एक ट्रायंगल ए बी ई बन रहा है। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो लाइन गई है यहाँ पर ई एन जो लाइन गई है यहाँ पर ई एन, ये जो है आप पूरी देखोगे तो इसमें परपेंडिकुलर बन रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये यहाँ पर ई एन जो है इसमें परपेंडिकुलर बन रही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इसमें लंब बन रही है। और देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब है किसके ऊपर, एबी के ऊपर। और याद रखना, अगर कोई भी लाइन किसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनती है, मेरी बातों को सुनना, कि अगर कोई लाइन किसी लेटी लाइन के ऊपर क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। क्लियर हुआ। और हमेशा ये लाइन हाइट मानी जाएगी, और जैसे कि मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, ये लेटी लाइन है और इसके ऊपर एक ऐसे करके मैंने सीधी लाइन परपेंडिकुलर खींच दी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका बेस होगा और ये क्या होगी, हाइट होगी। यानी कि इस पूरी लाइन के ऊपर हाइट क्या हो गया, ये इसके ऊपर हाइट हो गया। अभी समझना इससे अच्छे से, है ना, क्योंकि अभी ये आपकी हेल्प करने वाला है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखते हैं हम कि डीई ओनली डी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट लाइन ए बी, है ना, यही हो रहा है ना कि भाई ये जो पॉइंट है डी, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है कि ये ट्रायंगल बन रहा है एबीई, है ना। अच्छा, इस एबीई ट्रायंगल को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये भी ना पॉइंट डी ने, इस लाइन ने 2 भागों में बांट दिया। इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा होगा और एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा होगा। यानी कि हमारा ये हुआ कि जो ट्रायंगल एबीई है, ये भी 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है ना। कौन कौन से 2 पार्ट्स होने वाले हैं हमारे, पहला होने वाला है ट्रायंगल ए डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होने वाला है हमारा, ट्रायंगल बी डी ई। क्लियर हुआ। ये 2 ट्रायंगल अलग अलग टूटा हुआ है।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। यानी कि भाई इसका भी अपना 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, इसका भी अपना 1/2 बेस इंटू हाइट होगा फॉर्मूला, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम इसका होगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया इतना। अच्छा देखो, सॉल्व करते हैं हम इसे सिंपली कि भाई पहले मैं आपको यहां पर इसमें लगा के दिखाता हूं, ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ADE ट्राइंगल की बात हो रही है तो आपकी नजर भी ADE पर ही होनी चाहिए। ADE, इसके अंदर आप लोग बेस देखो यार कि बेस कहां है यहाँ पर। और मैंने आपको क्या बताया जस्ट अभी कि जो लाइन लेटी हुई है, अब आपको तो लेटी हुई लाइन तो यहाँ पर DE लगेगी, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा बेस क्या है, कि अगर कोई परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो हाइट होगी, उसके नीचे जो आ रही होगी वो बेस होगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये बना रही है EN, और EN किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई EN तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी हाइट हो गई, और बेस क्या माना जाएगा, आप पूरा लिख देंगे AB तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात तो सिर्फ ट्राइंगल ADE की हो रही है ना, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का ही इसका बेस होगा, यानी कि बेस कितना हो जाएगा इसका, AB बेस हो जाएगा, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, EN हाइट हो जाएगी। क्लियर हो गया। या इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिएगा। अब जो हमारा ये वाला ट्राइंगल बचा BDE, इसे निकालते हैं, ट्राइंगल BDE। क्लियर हुआ, 1/2 इंटू बेस। अब BDE की बात हो रही है तो आप किसे देखेंगे, सिर्फ BDE को देखेंगे, BDE। अब सेम वही बात कि भाई इसमें बेस क्या होने वाला है, तो आप लोग किसे बताएंगे, बेस DE को बताएंगे, गलत। बिकॉज मैं जस्ट यही बार बार बता रहा हूं कि इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर एक ही लंब है, एक ही हाइट है, जिसे EN कहते हैं, यानी कि हाइट अब भी EN है, और बेस क्या होगा, ये पूरी लाइन होगी बेस तो। लेकिन हमें पूरी लाइन चाहिए नहीं, हम तो ट्राइंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, DB बेस हो जाएगा इस बार। तो इस बार बेस क्या हो जाएगा इसका, DB इसका बेस हो जाएगा, और हाइट कितनी है अब भी EN है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब सिंपल क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को एक दूसरे से डिवाइड दे देना है। यह स्पेस का इश्यू है तो मैं डिवाइड यहीं पर दे रहा हूं। आप देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, और आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा सिर्फ बचेगा यहाँ पर आपका AD डिवाइड बाय क्या बचेगा हमारा, DB। और हमने यही करना था कि भाई इसको इसके सेम इक्वल रेशो में प्रूव करके दिखाना था, हमने यहाँ पे कर दिया। जो काम हमने सेम इस साइड से किया, सेम हम दूसरी साइड से इसको इक्वल करने के लिए बिल्कुल सेम यहीं पर, यहां पर भी यही करेंगे। तो देखो इस बार देखो AC लाइन से, सब लोग आप लोग जल्दी से बताना कमेंट करके कि भाई इस लाइन से AC से आपका कौन सा बेस बन रहा होगा। ठीक है, तो इस बार हमारा किससे बेस क्या बन रहा होगा, AC साइड से देखो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा होगा, सॉरी। तो इस बार हमारा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ACD बन रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ACD। क्लियर हुआ, यही तो बन रहा है ACD। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो E पॉइंट है, इस AC को क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है ना, समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे E बाइसेक्ट लाइन AC, है ना, यही है ना इसका मतलब। और बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ACD ट्राइंगल को दो पार्ट में तोड़ दिया। किस किस में, AEC में, और एक किसमें, CED में। यानी कि ये हुआ कि जो ट्राइंगल ACD है वो दो पार्ट में टूट गया। किस किस में, एक ट्राइंगल AED में, ADE में, और कौन से में टूट गया हमारा, ट्राइंगल CED में, है ना, ट्राइंगल CED के अंदर। क्लियर हुआ। अच्छा अब बात करें वही कि इनका अपना एरिया होता है, इसका भी अपना 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी अपना 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सिंपली देखो इस बार एक और चीज, हाँ, कि AC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, DM है ना। तो हम यहां पर लिख सकते थे कि भाई DM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी हमारी बेस होगी और ये हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो अब देखो ट्राइंगल ADE लेते हैं, ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब बेस की बात आती है, ट्राइंगल ADE देखना, ADE देखेंगे, आपको क्या निकालना है, ये पूरा बेस है ना AC। भाई मैंने आपको बताया AC हमारा पूरा बेस है। अच्छा AC अगर बेस है तो हमें तो चाहिए सिर्फ AE वाला हिस्सा ना, हमने तो सिर्फ इतना ट्राइंगल लिया है, तो AE हमारा बेस माना जाएगा, इनटू हाइट तो आपकी सेम वही है, DM या फिर MD कुछ भी लिख लीजिए। इसे इक्वेशन नंबर आप अपनी क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। और यहाँ पर अब निकालना बचे हुए का CED, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा, ये पूरी लाइन बेस थी, लेकिन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, CED, तो AC को बेस मान लेंगे। AC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इनटू हाइट तो सेम है क्या, DM। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो देखो इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड देते हैं, तो 1/2 इंटू AE इंटू DM और डिवाइड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। क्लियर? इन दोनों को कट कर देंगे, ये भी दोनों कट हो गए हमारे, सिर्फ हमारा क्या बचेगा AE डिवाइड बाय EC, है ना, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना था, इक्वल रेशियो में। तो आधा तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया था कि AD डिवाइड बाय DB के है, और आधा हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि AE डिवाइड बाय EC के है ना। यहाँ पर हमने यही प्रूफ करके दिखाना था, और ये थ्योरम हमारी मोस्टली हमारे एग्जाम के अंदर मिलती है। और डायरेक्ट या तो आएगा थ्योरम बीपीटी प्रूफ करिए, है ना, या फिर आपको क्या दे देगा, सीधा लाइंस को लिख करके दे देगा और आपसे पूछेगा इसे प्रूफ करिए। तो प्रूफ करके दिखाना होगा, तो हमें क्या करना होता है ना, इक्वल रेशियोज में प्रूफ करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई इफ LM परपेंडिकुलर है CB के, साफ कह रहा है कि ये जो लाइन है ना इसकी बिल्कुल लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और LM ये जो है हमारा इसके परपेंडिकुलर है। तो सिंपली मैंने अभी आपको पिछली थ्योरम 6.1 में ये बताया कि अगर हमें दो लाइंस अगर एक दूसरे के क्या है पैरेलल दे रखी होंगी, तो उसके बराबर वाले रेशियो बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिकॉज थ्योरम 6.1 हमसे ऐसा कहती है। या फिर अगर दो रेशियो आपस में बराबर दे रखे हैं, तो उनके बीच की जो लाइंस होती है वो हमारे क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो सिंपली हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है कि दो हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है, और कह रहा है कि AM जो है ना इस AB के डिवाइड में है, और जो AN है ये AD के डिवाइड में है। इसको इक्वल रेशियो प्रूफ करके हमें यहां पर दिखाना है। तो क्लियर हुआ आपको इतना? अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, हमें क्या दे रखा है यहां पर कि LM परपेंडिकुलर है किसके, CB के। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि AM बटे होगा AM डिवाइड बाय MB होगा। कितना होगा, AM डिवाइड बाय MB इक्वल टू इस साइड से देखो AN डिवाइड बाय LC होगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो सिंपली आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हो। सेम इस साइड से करोगे कि भाई हमारा LN परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि AN डिवाइड बाय ND होगा, और बराबर में AL डिवाइड बाय LC होगा। इसे आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। आपने सिंपल क्या करा कि परपेंडिकुलर की हेल्प से इसे ये कर दिया, इसे लिखेंगे बाय थ्योरम 6.1। सेम यहां पर हमने ये भी 6.1 से कर दिया। क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, यानी कि एक दूसरे से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या होगा कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, AM डिवाइड बाय MB इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC। इसको रख दो, इक्वेशन को बराबर में कंपेयर कर दो, AN डिवाइड बाय ND और बराबर में AL डिवाइड बाय LC। तो AL डिवाइड बाय AL LC से AL LC हमारा क्या हो गया, कट हो चुका है। सिंपल हमारा यहां पर क्या बचेगा, तो देखो मैं आपको एक बार बताता हूं, यहां पर हमारा यहां पर क्या बचेगा आपका कि AM डिवाइड बाय MB और इक्वल टू AN डिवाइड बाय ND। आपका ये आंसर आ गया। क्या आपका आंसर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है। अब आगे आपको सिंपली जब प्रूफ करना होगा तो थ्योरम 6.2 की तरह आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना होता है इसे सॉल्व, देखो सिंपली सबसे पहले आप इसका क्या कर लो, रेसिप्रोकल करके इसे लिख लेंगे। यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, MB डिवाइड बाय AM बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका ND डिवाइड बाय AM बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड दोनों तरफ 1 प्लस कर देना। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, स्टेप याद रखना, आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स को सिर्फ देख करके या फिर सिर्फ पढ़ करके नहीं समझा जा सकता जब तक आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सिंपल देखो, आपको सबसे पहले आप क्या करना है, इसका सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको इनको दोनों तरफ 1 प्लस कर देना है, यानी कि MB प्लस AM प्लस 1 इक्वल टू ND डिवाइड AN प्लस 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, AM का एलसीएम AM ही आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। MB बन जा MB हो जाएगा, प्लस AM बन जा AM हो जाएगा। सेम इस साइड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ANE आएगा, ANE आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ND प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AN हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब देखो एमबी और एम कहां पर आ रहा है, एमबी और एम ये आ रहा, इन दोनों को प्लस करना है, तो इस आधे हिस्से को और इस आधे हिस्से को प्लस करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाय एम लिख सकते हैं, इक्वल टू यहां पर एनडी और एन कहां पर आ रहा है, तो एनडी और एन यहां पर आ रहा है, तो इस आधे हिस्से को और इस आधे हिस्से को आप प्लस करेंगे तो आपका पूरा क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एडी डिवाइड बाय एन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा देखो क्या आंसर आया, नहीं आया, जो प्रूफ करना है अभी नहीं आया। एक काम आपने स्टार्टिंग में करा था यहां पर कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया था, व्यक्तुक्रम कर दिया था, तो आपको आंसर लाना है तो अगेन इसका रेसिप्रोकल जैसा था वैसा का वैसा लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस बार आपको क्या कर देना है, ए एम को ऊपर पहुंचा देंगे और ए बी को नीचे लिख देंगे। सेम यहां पर करेंगे कि ए एन को ऊपर पहुंचा देंगे और ए डी को नीचे लिख देंगे। क्या आप मैच करके देखिए आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत इजी था, हमने इसे प्रूव कर दिया। मैं अगेन आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूं। सिंपली यहां पर परपेंडिकुलर दे रखा था, तो जो परपेंडिकुलर के साइड वाले रेशो थे वो मैंने यहां लिख दिए, इस परपेंडिकुलर के जो साइड वाले रेशो थे वो मैंने यहां रख दिए, कंपेयर करा, जो सेम थे वो कट कर दिए, जो बचा वो यहां पर रख लिया। बट मैंने देखा कि जो मैंने प्रूफ करना था वो तो मेरा आया ही नहीं, तो सिंपली जब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई दोनों साइड ही प्लस है, आपको ऐसे आपके मन में थिंकिंग सारी है, हम कैसे समझेंगे, आपने तो कर दिया, आपको पता है, तो आप कैसे समझेंगे। जब ध्यान रखना इस हाफ के डिवाइड में पूरी लाइन दे रखी होगी तो तब दिमाग में फिट कर लेना कि इसमें क्या कर देना, आप दोनों तरफ 1 प्लस, पहला काम आप इसे रेसिप्रोकल, दूसरा काम दोनों तरफ 1 लेकर के एलसीएम ले देना, आपका जो भी आंसर है उसका अगेन रेसिप्रोकल करके लिख देना, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एबीसी एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल्स। यहां पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक का नाम क्या है एबीसी और एक का नाम है एएमपी, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, जो कि दोनों के दोनों कैसे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर बी और एम जो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, बी और एम आपको दिख रहे होंगे, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो इस वाली 6.3 के अंदर हमें एक्सरसाइज के अंदर कोई भी दो चीजें हमें सिमिलर करनी होती थी, और सिमिलर करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीजें चाहिए होती थी, जैसे कि आप क्लास 9th के अंदर साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से, राइट हैंड साइड से किसी ने किसी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते थे। यहां पर आपको सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको कोई भी दो चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपली भाई देखो यहां पर हमें जो भी प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी को देखेंगे तो ट्रायंगल एबीसी ये रहा, और ट्रायंगल एएमपी हमें यहां पर निकालना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर प्रूफ कर रहा है किसके, ट्रायंगल एएमपी के। तो ध्यान से देखो कि भाई इसके अंदर ये भी एएमपी के अंदर ये एंगल एम 90 डिग्री है और यहां पर ये बी 90 डिग्री है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई एंगल ए बी सी और इक्वल है किसके, एंगल एएमपी के। ठीक है, कैसे, बोथ 90 डिग्री है ना, या फिर बोथ 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। और दूसरी चीज आप सब लोग देखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को देखो, एबीसी को और एएमपी को, तो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन लग रही है, एंगल ए, है ना, कि एंगल ए इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो एंगल ए बराबर में क्या होगा, एंगल ए होगा, ये क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि ओबेलिस्ट हो जाएगा। तो हमें दोनों यहां पर क्या मिल गए, एंगल मिल गए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एएमपी के बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हुआ। तो हमें यहीं तक करना था सिर्फ, और यहीं पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा आप उसे सीपीएसटी से प्रूफ कर सकते हैं, लिखते हैं ना, जैसे आप वहां पर क्या करते थे, बाय सीपीसीटी लिखते थे, सेम वैसे ही आप यहाँ पर बाय सीपीएसटी लिख करके उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा चैप्टर 7 से, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। तो सिंपली देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सिंपल स्टार्टिंग में कहा कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे कि एक P की वैल्यू और Q की वैल्यू दी हुई है। यहां पर हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र की मदद से इसका आंसर निकाल करके दिखाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दूरी सूत्र दे भी रखा है, कितना यहाँ पर आंसर दे रखा है 10 यूनिट। जैसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं और आंसर लेकर के आते हैं, क्या जो भी हमारा आंसर आता है, तो इनका आंसर 10 यूनिट आया हुआ है। सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ पर हमें एक ब्लैंक है y, उस y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल देखो, हमें यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका 2,3 दी हुई है, और सेम हम देखें यहां पर तो Q की वैल्यू कितनी है, 10, y दी हुई है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, दूरी सूत्र के द्वारा हम इसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला
क्या होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, सब कुछ इसके अंदर पुट करते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका यहां पर लिख लो, इसे x1 कहते हैं, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो करो सॉल्व, इसे x2 यानी कि 10 माइनस x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y ही है माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, तो आगे ये क्या होगा हमारा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ना, आप इसे डायरेक्ट माइनस कर ही नहीं सकते। याद रखना हमेशा, अगर एक ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू आपकी वेरिएबल है और दूसरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो आप हमेशा वहां पर एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप डायरेक्ट माइनस और प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो, ये क्या वेरिएबल और ये क्या कांस्टेंट, ये चर है और ये अचर है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, इसे a मान लो, इसे b मान लो, x मान लो, y मान लो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। आगे इक्वल टू में, हाँ इनका आंसर कितना दे रखा था 10 यूनिट्स दे रखे थे, तो आप इक्वल टू में 10 लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल टू में 10 हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा देखो यहां पर ये और ये दोनों के दोनों कैसे नंबर्स है हमारे, दोनों के दोनों यहां पर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर है, यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 64 में अगर 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा कितना हो गया 64 और भाई कितना हो गया 74 हो जाएगा, ये 75 हो गया हमारा, ठीक है। भाई 64 में अगर 9 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 73 हो जाएगा। 64 में अगर आप क्या प्लस करेंगे 9 प्लस करेंगे, ठीक है। और प्लस बाकी जो हमारा होगा उसे एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है 10 भाई है। अब मेन आपका आगे का रोल स्टार्ट होता है कि आप आगे से सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों को डिफिकल्ट तो यही पर लगता है, तो इसको दो तरीके हो सकते हैं कि भाई आप इधर और इसको, अब आपका मेन रोल यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमें ना ये रूट हटाना है। और रूट आपको पता है कब हटता है, जब हम यहाँ पर अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता तो आपका रूट हट जाता। क्लियर हो रहा है ना। या फिर आप ऐसा कर लो कि जो रूट है वो इक्वल टू में जाकर के क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, या फिर आप दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायरिंग कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे आपको इजी लगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या है भाई, देखो अंडर रूट 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 10, इनके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से हमेशा क्या होता है रूट कट जाता है। आगे क्या बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। क्लियर हुआ। अच्छा देखो अब इसे हम क्या बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन बनाने का सही तरीका क्या होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस y, है ना, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c जो भी है। तो देखो हम यहाँ पर इसे बनाते हैं, y स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाएगा माइनस 6y और प्लस का 73, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। y स्क्वायर माइनस में 6y, अब 100 में से प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है हमारा, 100 में से 73 माइनस करेंगे साइन किसका लगेगा बड़े का लगेगा। और भाई 10 में से 3 गए 7 बचेंगे हमारा, और 9 में से 7 जाएगा 2, 27 हमारा यहाँ पर ये बच गया इक्वल टू में 0। ये हमारी यहाँ तक क्या बन चुकी है इक्वेशन बन चुकी है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 27। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। 6 6 36 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10, ठीक है। अब लेंगे तो 8 और 6 कितना होगा 14, 14 का 4, 1 कैरी लगा तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 4 हो गया, यहाँ पर 114 हो गया, ठीक है। और 114 का हमारा रूट क्या होता है भाई आपका 114 का रूट निकालेंगे तो किसका रूट होता है हमारा 12 का स्क्वायर होता है ना। 114 का रूट क्या होता है 12 होता है। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर हमेशा 114 आता है। यानी कि हमारी क्या आ गई बी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सॉरी रूट बी की वैल्यू आ गई। तो आगे आप क्या करते थे यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय
टू है, ये आइडेंटिटी का यूज करते थे जीरोस निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए। तो भाई देखो बी कितना है हमारा, बी है माइनस का 6, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, और एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और रूट बी की वैल्यू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमें यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे, चार पॉइंट दे रखे, वर्टिकल्स दे रखे एक पैरेललोग्राम के, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसके चार कोऑर्डिनेट, चारों के चारों पॉइंट दे रखे और कह रहा है कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपली देखो, जैसे भाई मानते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, क्लियर हुआ, हमने माना ये एक पैरेललोग्राम है, इसको नेमिंग करते हैं ए बी सी और डी, क्लियर। तो इसके पॉइंट्स क्या है हमारा 1, 2 और 4, y, x, 6 और दूसरी लास्ट है हमारा 3, 5, ठीक है। सिंपली जब भी हमसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहेगा, आपको एग्जाम के अंदर मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार सेम के सेम मिलते हैं, है ना, और क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इजी। सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पर, इसके यहाँ पर ये क्या कर लिया, यहाँ पर ये डायगोनल्स बना लिए, ठीक है। अब देखो इन डायगोनल्स को बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाले जो डायगोनल्स होंगे, दोनों डायगोनल्स को सॉल्व कर देना बराबर में रखकर, यानी कि AC एंड दूसरे डायगोनल का नाम क्या है हमारा BD। आपने सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना होता है, आपको यहाँ पर मिड पॉइंट की हेल्प से, यानी कि बाय मिड पॉइंट इन दोनों को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की वजह से बाय मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सेम आपको इस साइड यूज करना है और इस साइड यूज करना है, करते हुए आप लास्ट में जब आएंगे तो आपको आंसर मिल जाना है। तो सिंपली देखो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 2 और दूसरे की क्या है x, 6, ठीक है। 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, इसका क्या हो गया 1 प्लस x। मैंने आपको बताया कि कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस नहीं कर सकते, कभी भी माइनस नहीं कर सकते, तो सिंपल इसे ऐसे ही लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, बस यहीं पर छोड़ दो। और दूसरी साइड मैंने क्या बोला, BD को सॉल्व कर लेना है ना, यानी कि दूसरी साइड BD को सॉल्व कर रहे होंगे, तो B की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है यहाँ पर 4, y दी है, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, 5 दी हुई है, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और दूसरा है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारी y प्लस 5 डिवाइड बाय 2 हो गया, क्लियर। इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2, और ये क्या होगा हमारा y प्लस 5 डिवाइड बाय 2। अब मेन दिक्कत आती है कि भाई इसे आगे सॉल्व कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसे आगे सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सिंपली देखो कि इस साइड वाली को और वैल्यू को देखोगे, ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी है, x वाली वैल्यू है। सेम आप यहां पर देखोगे तो x वाली वैल्यू ये रही, तो आपको क्या करना है, x वाली वैल्यू को x वाली इस वैल्यू के सामने रख देना है, लेट कर देना है उसके साथ, और y को y के साथ लेट कर देना है, क्लियर हुआ। तो देखो सिंपली हम यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस x डिवाइड बाय जो 2 था, ये x की वैल्यू थी और ये भी x की वैल्यू थी, इक्वल टू में तो है, ये हमने इक्वल टू में यहाँ पर रख दिया इसको, ठीक है। सेम हम y वाली के साथ करेंगे भी बाद में, यहाँ पर पहले उसे सॉल्व करते हैं। देखो नीचे से नीचे हमेशा कट जाता है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस x इक्वल टू 7। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 को साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर हो गया, यानी कि x की वैल्यू निकल जाएगी। सेम हमने क्या करना है, y को करना है, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 बाई 2 इक्वल टू में क्या करेंगे y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कट हो गया, तो 8 इक्वल टू y प्लस 5 इस साइड आकर माइनस होगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको कोशिश कर रहा हूं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वे सारे के सारे रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को डर लगता है यार कहां से पेपर आएगा, कैसे पेपर आएगा, डरना नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं यार, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है।
क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर, मतलब हमें यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी कि एक लाइन दी हुई है, सिंपली आप समझो कि भाई ये एक लाइन है, ठीक है, जिस लाइन के हमें दो पॉइंट पता है, इसका मतलब हमें एक पॉइंट ये पता है जिसका नाम हमारा क्या है, ए है, क्लियर, और दूसरे पॉइंट का नाम बी है जिसकी वैल्यू हमें पता है 2 - 4, और ये कह रहा है कि भाई यहां पर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, और सेगमेंट का हमारा